कोनिचिवा टॉक फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम वन पीस के मांगा का चैप्टर नंबर 1141 का जो मांगा है उसके बारे में आज हम एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द मांगा। गाइस, इस पैनल में नामी अपनी असली प्रायोरिटीज दिखा देती है। जब सब लोकी और एल्बाब की डेंजरस सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं तब नामी सिर्फ गोल्ड्स, जाइगेंटिक डायमंड्स और पिलर्स के बारे में सोच रही होती है। तो कोई तो पीछे से नामी को बोल जाता है कि ऐसे जोर जोर से मत चिल्लाओ, क्योंकि अगर एल्बाब को और एल्बाब के वॉरियर्स को पता चल गया कि हम सब मिलकर लोकी को यहाँ फ्री करने वाले हैं, उसको इस कैद से छुड़ाने वाले हैं, तो सारे के सारे हम स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स को, ये जायंट्स इस एल्बाब से निकाल फेंकेंगे, क्योंकि ये उनके लिए ये खतरा हो जाएगा। लेकिन नामी का तो हमें पता ही है, नामी का जो ऑब्सेशन विद ट्रेजर्स है वो बहुत ज़्यादा है, वो चुप ही नहीं हो रही होती है। और उसी के बाद जोरो और रोड थोड़ा डिप्रेस होकर और थोड़ा उदास होकर वो कहते हैं कि चलो जाकर हम बोट में बैठ जाते हैं और कुछ रेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये नामी तो कुछ चुप होने वाली नहीं है। उसको ट्रेजर मतलब उसका पूरा का पूरा लाइफ टाइम गोल सक्सेस है, ऐसा वो कहता है। और वो जोरो और रोड दोनों एक साथ जाके उधर बोट में सोने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक ध्यान देने वाली बात है कि ओडा सेंसे ने अपनी इस सीरियस आर्क में नामी का जो गोल्ड के लिए और ट्रेजर के लिए ऑब्सेशन है उसका एक कॉमेडी तड़का इसमें हमें दिया हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या यही तड़का आगे जाके स्ट्रॉ हैट फाइटर्स को कोई खतरा बनेगा या कुछ उनको प्रॉफिटेबल बनेगा? इसके बारे में आपकी क्या थ्योरी होगी वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के लिए मुझे बताइए, मैं उस थ्योरी को जरूर पढ़ना चाहूँगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो जायंट्स है वो किसी नॉर्मल ग्राउंड पे या फिर किसी माउंटेन पे नहीं रहते, वो एक स्पेशल ट्री पे रहते हैं जिसपे उनका विलेज सालों से वहाँ पे एस्टेब्लिश है। और इस ट्री का नाम एडम है। एडम ट्री के ब्रांच पर ही सारे एल्बाब के जो वॉरियर्स के विलेजेस है वो वहाँ पे एस्टेब्लिश है। हर एक ब्रांच की अपनी एक हिस्ट्री है और हर एक विलेज की अपनी एक कहानी है। तो इस एल्बाब के जो आर्क में हमें एडम ट्री के साथ जो एल्बाब के जो रहवासी है उनके बारे में हमें यहाँ पे एक इंटरकनेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे बिग जायंट लेडी फ्रैंकी को बताती है कि बहुत साल पहले यहाँ पे एक हुंगन विलेज नाम का एक विलेज वहाँ पे ब्रांच पे रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे बारिश के समय लाइटनिंग स्ट्रक हो गई और उस ब्रांच के ट्री पे आग लग गई। और वो जो आग है वो कभी आसानी से नहीं बुझती, क्योंकि वो ट्री होने की वजह से वो आग फैलती ही जाती है। तो इसलिए इस ट्री को बचाने के लिए और एल्बाब की जो नेक्स्ट जनरेशन को सरवाइव करने के लिए एल्बाब के एल्डर्स एक बिग डिसीजन लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि जिस ट्री के ब्रांच पर विलेज बसा हुआ है तो उस ब्रांच को ही काट देते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा विलेज और ब्रांच है वो निकल के टूट जाता है। तो इतना हार्श डिसीजन सिर्फ ट्री और उनके फ्यूचर को बचाने के लिए लिया जाता है। इस एल्बाब पार्क का जो ये सीन है ये बहुत हिलेरियस है, जिसमें नामी जब कैसल को विजिट करके यहाँ पे आती है तब सारे जायंट्स हंसते हंसते उसको उसकी खूबसूरती की तारीफ करते करते उसको बोलते हैं कि जीनियस नेविगेटर। लेकिन सबसे फनी बात ये है कि जब पीछे से हंसते हंसते दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट इंसान चीप जुरल वो कहता है कि वो नामी को देखकर कहता है कि हाँ क्या खूबसूरत औरत, ये तो मेरे टाइप की है। तो ये एक हिलेरियस सीन वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नामी इस कॉमेडी का मौका नहीं छोड़ती और वो एल्डर से पूछती है कि आपकी खूबसूरत आइडियल वुमन कौन है। तो पीछे से एक जायंट हंसते हंसते कहता है कि ऐसी औरत ही इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती जो हमारी चीप जुरेल को मैच कर सके, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बुढ़े इंसान है। ये सुनकर चीप जुरेल है वो जोर से चिल्ला पड़ते हैं और वो पूरे पैनिक मोड में जाके एकदम शॉक हो जाते हैं कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो पूरा जो फेस्ट है वो पूरा कॉमेडी एटमॉस्फेयर में बदल जाता है और सारे हंसने लग जाते हैं। तभी उसाब की नज़र चीप जुरेल के हेड पे लगे लेजेंडरी स्वॉर्ड पे पड़ती है। वो उसे छूने की कोशिश करता है, जिसे जो जायंट्स है वो उसे रोक देते हैं, तलवार को मत छू, क्योंकि एक्सकैबुलर जैसी इस लेजेंडरी तलवार को निकालना हर जायंट वॉरियर्स का सपना है। ड्राउरी और ब्रॉगी है वो उसाब को बताती है कि यहाँ तक पहुँचना ही चीफ जुरेल का सबसे बड़ा सपना था।
तो फीस्ट के बीच सब मजाक कर रहे होते, ड्रिंक्स कर रहे होते, खा रहे होते। तभी सांजी नोटिस करता है कि यहाँ पे जायंट वॉरियर ग्रीड कहीं दिख नहीं रहा, वो कहीं अचानक से गायब ही हो गया है। सांजी तुरंत पूछता है कि ग्रीड कहाँ चला गया। तो डॉक्टर ग्रीड कैसल के जो गार्ड्स है जो घायल हुए होते उनको एग्जामिन करती है और वो बताती है कि उन सबकी हड्डियां टूट चुकी है और उनके सिर पर घेरे से वेपन का निशान है। ग्रीड को शक होता है कि ये जो अटैक है किसी छोटे इंसान ने किया है जो बहुत पावरफुल है और वो ऐसा डैमेज इन्फ्लिक्ट उन जायंट्स पे कर सकता है। इसी बीच रोड घबराते हुए डॉक्टर ग्रेड को कहता है कि जब वो रॉक कैसल को विजिट करने के लिए गया था तो उसने वहाँ पे टूटे हुए गेट्स और घायल पड़े हुए हमारे जायंट्स के जो गार्ड्स है उनको देखा था। ये सुनते ही ग्रीड को समझ आता है कि इस एल्बम में कुछ तो मिस्टीरियस चल रहा है और ये बहुत बड़े अटैक के पहले का कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम शुरू हो चुका है। लेकिन रोड का जो फनी साइड है वो भी सामने आता है और ग्रीड की नज़र पड़ते ही वो उसकी खूबसूरती में ही खो जाता है और वो अपने ही मन में मन सोचता है कि काश वो मुझे हमेशा ऐसे ही देखती रहती और मैं ऐसे ही उसके प्यार में पागल होता जाता। एक के बाद हमें पता चलता है कि जो गॉड्स के जो नाइट्स है उनकी एंट्री की जो फर्स्ट सिम्टम्स है, मतलब जो एल्बाब के ट्रू वॉरियर्स है उनको पता लगना शुरू हो चुका है। और इसमें सबसे पहले जो अटैक को समझने वाली जो फर्स्ट जायंट्स है उसमें डॉक्टर ग्रीड और ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और तभी रोड और गार्ड डिसाइड करते हैं कि वो विदाउट प्रूफ एल्बाब में जो कोई घुसा है उसके बारे में एल्डर्स को नहीं बताएंगे, क्योंकि उसकी वजह से पूरा फेस्टिवल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सारे के सारे पैनिक मोड में चले जाएंगे। तो इसी को बचाने के लिए वो पहले सबूत ढूंढेंगे और फिर ही वो उनको बताएंगे। ऐसे उनके बीच में बातचीत चल रही होती है। लेकिन तभी रोड एक शॉकिंग चीज रिवील करता है कि उसको हमेशा से लगता था कि हमें लोकी को वहां से छुड़ाकर कहीं दूर भेज देना चाहिए जहाँ पे वो अपना आतंक मचाए या कुछ भी करे, हमें उससे लेना देना नहीं है। और उसे ये भी डर है कि अगर ऐसा वो कोई कुछ कर दिया तो सब लोग उसे स्ट्रॉ हैट के साथ मिला देंगे और कहेंगे कि ये सभी लोग मिलकर ही लोकी को यहाँ से छुड़ा लेकर उसे उस कैद से छुड़ाकर यहाँ पे लेके आए हैं। ऐसा वो सोच कर ही वो अपने आप से डर रहा था। उसके मुताबिक एल्बाब में एक ऐसा इंट्रूडर घुसा है जो बिल्कुल ही रेडियर सेक्स की तरह दिखता है। ये सुनते ही सबका माहौल पूरा चेंज हो जाता है। लोकी अचानक से महसूस करता है कि लोकी के अंदर कुछ तो बड़ा बदल गया है। वो तुरंत ही अंडरवर्ल्ड की तरफ निकल पड़ता है और देखता है कि जायंट प्रिंस जो लोकी है वो जमीन पर गिरा हुआ है और उसका पूरा बॉडी है जो ब्लड से लथपथ है और उसके बॉडी से खून टपक रहा है। लोकी जोर से चिल्लाता है, लोकी मुझसे बात करो, मेरी आवाज सुनो। लोकी बिल्कुल ही जवाब नहीं दे रहा होता है। वो एक्चुअली डेड हो गया है या जिंदा ही है कुछ भी नहीं पता। तभी उसकी हालत देखकर जोरो भी पैनिक में पड़ जाता है और कहता है कि ये कितना बड़ा जायंट है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी मजबूत चेन से बंधे होने के बाद भी जो इतने जोर से अटैक हुआ है इससे लोकी बचा है या नहीं बचा, क्या वो जिंदा है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल अभी एल्बाब में हमें देखने को मिल रहा है। लोकी को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है और सी प्रिजन स्टोन की जो चेन है उसको खोलने की और अनलॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन जोरो उसे तुरंत रोक देता है और कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इतनी जल्दी उसकी चेन्स मत खोलो। तभी दोनों देखते हैं कि सिर्फ लोकी ही नहीं, आसपास के जो बिग जायंट्स के जो एनिमल्स है वो भी गिरे पड़े हैं और वो भी आधे से ज्यादा खत्म हुए हमें वहां पे देखने को मिलता है। तभी जोरो नोटिस करता है कि जो लोकी के हैंड्सकप्स सिम प्रिजन स्टोन से बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो लोकी है अपना फुल पावर इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। लोकी हैरान होकर पूछता है कि ये सब किसने किया, किसने लोकी को इस हालत में पहुंचाया, क्या इतना ज्यादा डेंजरसली अटैक इस एल्बाब में हो सकता है। और उसी वक्त हमें एक छोटी सी उम्मीद की किरण देखने को मिल जाती है, क्योंकि लोकी जो है वो सांस ले रहा है। गाइस ये सीन हमें दिखाता है कि जोरो और लोकी कितना डिफरेंट सोचते हैं। तभी लोकी कहता है एक जायंट मर रहा है, हमें लोकी को बचाना ही होगा। लेकिन जोरो शांत होकर जवाब देता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, मैंने इसको देखा भी नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ इसके बारे में बुरी ही चीजें सुनी है। मैं कैसे यकीन करूं कि ये एक अच्छा इंसान है, और अगर ये इस प्रिजन से निकल गया
और एक बॉस जैसा सुपर जायंट आजाद हो गया तो पूरे एल्बम में पूरा तबाही मचा सकता है, जिसकी वजह से अदर लोगों को भी पूरी की पूरी तकलीफ हो जाएगी। लेकिन जब ज़ोरो लोकी की हालत ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि लोकी अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा का पूरा घायल हो चुका है। और वो अचानक से उसके ऊपर तलवार से अटैक कर देता है और एक किक से उसके सी प्रिजन स्टोन पे अटैक कर देता है। उसी के बाद लूफी हैरान होकर चिल्लाता है, ज़ोरो तुम क्या कर रहे हो? लेकिन ज़ोरो का मानना है कि अगर लोकी को तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पूरा एल्बम एक और भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। अब सवाल यही है, क्या ज़ोरो का डिसीजन सही है या लोकी को आजाद करना एल्बम की सबसे बड़ी गलती बन सकती है? ज़ोरो कंफर्म करता है कि लोकी की इंजरीज बड़ी बिल्कुल असली है और वो एक्टिंग नहीं कर रहा है। अगर लोकी अभी मर गया तो एल्बम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। लूफी बिना एक सेकंड सोचे हुए कहता है कि मैं चॉपर कर लेके आता हूँ, क्योंकि उसके लिए दुश्मन या दोस्त से पहले उसका पेशेंट आता है और उसकी जिंदगी बचाना उसका पहला जरूरी मकसद है। तो इसके बाद ज़ोरो एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो लोकी के जो वन हैंड की जो सिम फ्यूजन स्टोन है उसके हैंड को खोलने का फैसला कर देता है, जबकि दूसरा पैर अब भी उसके हाथ को बंधा हुआ वहीं पे छोड़ देता है। इसकी वजह से लोकी को ट्रीटमेंट तो मिल सकती है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी पावर का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो किसी को भी अटैक नहीं कर सकता। तो फिर ज़ोरो लोकी की एक सी प्रिज्म स्टोन है उसको खोल देता है और लूफी तुरंत कहता है कि मैं डॉक्टर ढूंढने जा रहा हूँ। और रोड पीछे से घबराते हुए तुरंत चिल्लाता है कि अगर जायंट्स को पता चल गया कि हमने लोकी को आजाद कर दिया है तो हमें हेलबब से पूरा का पूरा वहां से कास्ट आउट कर देंगे और वहां से हमें निकाल फेंकेंगे। लेकिन लूफी को किसी पनिशमेंट की परवाह नहीं है। उसके लिए तो पहले किसी की जान बचाना यही पहले प्रायोरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी एक फनी सा मोमेंट आता है, लूफी मीट की मांग करता है और रोड पीछे से कहता है कि उधर बहुत ज्यादा मीट पड़ा है जायंट्स एनिमल्स का, जाओ उसे खाओ। तभी लूफी गुस्से में आके कहता है कि ये सारे मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्त को कभी नहीं खाता। और फिर रोड है वो दूसरी तरफ शिकार करने के लिए और मीट ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और लूफी डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लोकी को बचाने के बाद सब लोग इमरजेंसी में वहां से ग्रिड को लेकर तेजी से वहां से निकल पड़ते हैं। उनके पास लिफ्ट का वक्त करने के लिए भी टाइम नहीं होता। सब लोगों को डर यही लग रहा था कि अगर लोकी पूरी तरह से आजाद हो गया तो पूरे की पूरी एल्बम में डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्शन ला सकता है। लेकिन तभी उनकी बोट हवा में कंट्रोल खो देती है। सब घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमें बचाओ। सब घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम क्रैश हो जाएंगे। रोड अपनी गलती मान लेता है और कहता है मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, अलविदा दुनिया। और जब लगता है कि सब खत्म हो जाएंगे और सबका काम तमाम हो जाएगा, तभी अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड चीज नजर आती है और नीचे से लोकी उनको बचाने का ट्राई करना शुरू कर देता है। जब जायंट्स वॉर की बोट कंट्रोल से बाहर हो जाती है, सबको लगता है कि अब वो क्रैश पक्का हो जाएंगे। लेकिन उसी वक्त लोकी अपने डेविल फ्रूट पावर का यूज करते हुए गम बलून बनाकर बोट को बचा लेता है और उनको क्रैश होने से पूरा का पूरा सेव कर देता है। बोट जोर से टकराती है लेकिन सबकी जान बच जाती है। हालांकि इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि सब उस बोट से निकल के इधर उधर कूद पड़ते हैं और लूफी मुस्कुराते हुए कहता है कि उप्स, जैसा कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जायंट्स हैरान रह जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं स्ट्रॉ हैट। उन्हें समझ आता है कि अगर लूफी ना वहां पे टाइम पे कोई कोशिश ना करता तो ये सारे खत्म हो जाते। गाइस ये जो सीन है ये हर एक वन पीस फैन को शॉक कर देगा। जब सबको लग रहा है कि लोकी अपने आखिरी सांस ले रहा है, वो अभी खत्म ही हो जाएगा, तभी वो अचानक से धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। जब सबको लग रहा है कि लोकी अपनी आखिरी सांस ले रहा है, तभी वो अचानक से धीरे धीरे खड़े हो जाता है। इतनी गहरे इंजरीज होने के बाद भी और चेंज के होने के बावजूद भी उसका उड़ जाना ही उसके मॉन्स्टरस पावर्स की स्ट्रेंथ दिखाता है। लोकी इतना पावरफुल है कि उसके सी प्रिजन स्टोन्स होने के बावजूद भी उसकी इतनी पावर और बची हुई है। उसके सामने खड़ा जो लोकी है वो बिल्कुल ही छोटा सा नजर आता है। इसी एक पैनल से हमें लोकी का असली जाइगेंटिक साइज और उसकी टेरिफाइंग पावर्स देखने को मिल जाती है। अब सवाल यही है कि लोकी होश में आने के बाद लोकी पे हमला करेगा या जो गॉड नाइट्स है उन पे हमला करेगा। ये किस पे हमला करेगा ये अभी
सस्पेंस की बात है और ये हमें देखना ही पड़ेगा। जब लोकी होश में आता है तो सब लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जायंट्स वॉरियर्स जोर जोर से चिल्लाते हैं, लोकी ये मत करो। लोकी भी पूरा का पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लोकी अभी भी पूरा का पूरा बेहोश है, उसको उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, लेकिन वो पूरे के पूरे डर जाते हैं। लेकिन लोकी अपनी सारी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए जो अपना हाथ है वो जोर से खड़ा कर देता है और वो अपने रेगनार आखिरी पल में एक जायंट जोर से चिल्लाता है, लोकी अपना हाथ रेगनार से हटा लो। लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त सा धमाका हो जाता है। चैप्टर वही टू बी कंटिन्यू के साथ खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकी रेगनार को उठा पाएगा? अगर उठा लिया तो एल्बाफ में क्या तबाही मच जाएगी और आगे क्या हो सकता है और गॉड नाइट्स के साथ इनकी फाइटिंग कितनी इंटेंस होगी वो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको पता चलेगा। अगर आपकी कोई फैन थ्योरी होगी तो आप उसको इस कमेंट में लिख लीजिए। आप इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आरिगातो गोजाइमासु।